हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए जानते हैं क्या है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी और कितने प्रकार के लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इंडिया में कार्यरत है। प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। क्या है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, आइए देखते हैं। उपग्रहों को उनके कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट अथवा उपग्रह प्रक्षेपण यान की आवश्यकता होती है। देखिए, उपग्रह को जो हम लोग कक्षा में स्थापित करते हैं, जो यहाँ से लॉन्च करते हैं, उसके लिए एक रॉकेट या उपग्रह प्रक्षेपण यान की आवश्यकता पड़ती है। उसी को बोलते हैं प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। निर्धारित कक्षा में उपग्रह स्थापित करने के लिए प्रक्षेपण स्थल का चुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो सबसे पहले जो हम लोग को प्रक्षेपण यान से कुछ भेजना है तो कहाँ भेजना है, इसके लिए एक स्थल, एक चुनाव, प्रक्षेपण स्थल का एक स्पेसिफिक स्पेस चुनना पड़ता है। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। सबसे पहले वो होना चाहिए। ओके, फिर प्रक्षेपण स्थल का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, किन किन बातों का जो जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, स्पेस को चुनेंगे, कहाँ हमें अपने सेटेलाइट को फिट करना है, तो उसके लिए स्पेस चुनेंगे, तो वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। या लॉन्च व्हीकल जब लॉन्च करते हैं तो ये सब बातों को ध्यान रखा जाता है। किन बातों का, तो देखिए, आबादी वाले क्षेत्र से दूर या समुद्र तट के समीप होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लॉन्च व्हीकल जो हमारा है, जहाँ से हम लोग सेटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो वो हमारा जो है वो आबादी क्षेत्र से दूर होना, जहाँ पॉपुलेटेड एरिया से दूर होना चाहिए, अति समुद्र तट के पास होना चाहिए। ओके, ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये दो चीज़ वो स्थापित करने से पहले। ओके फ्रेंड, साथ ही साथ प्रक्षेपण स्थल को भूमध्य रेखा के निकट रखा जाता है। ये गौर करने वाली बात है कि प्रक्षेपण स्थल को भूमध्य रेखा, मेडिटेरियन लाइन के आसपास ही रखा जाता है। ओके, ताकि भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में उपग्रह को प्रवेश कराने में कम ऊर्जा खर्च हो सके, ताकि कम एनर्जी में ही हम उसे अपने स्थान पे स्थापित कर सकते हैं, मतलब स्थापित कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सॉरी, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। ओके, अतः उपग्रहों को पूर्व की तरफ प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे वे पृथ्वी की गति ग्रहण कर सके। समझ गए ना फ्रेंड? ये हम लोग क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य घूमता है, इसलिए पूर्व की तरफ इसे प्रक्षेपित करते हैं रॉकेट को, ताकि वो उसी के दिशा में उसी की गति को ग्रहण कर ले और तेजी से वहाँ तक पहुँच सके, अपने लक्ष्य तक। प्रक्षेपण या न्यूटन की गति के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करता है। ओके, तो इसमें ये भी क्वेश्चन कभी कभी पीटी में पूछता है, ऑप्शन में पूछ देता है कि प्रक्षेपण यान जो टेक्नोलॉजी हम लोग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी किस लॉ पे आधारित है, बेस्ड है, तो ये याद रखिए, न्यूटन के तीसरे नियम पे। क्या होता है, दरअसल प्रक्षेपण यान में प्रणोदक के दहन द्वारा उत्पन्न गैस नीचे की ओर गति करती है, जिसकी प्रतिक्रिया में प्रक्षेपण यान ऊपर की ओर गति करता है। ओके, जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है ना, मतलब मतलब क्या, जितना फोर्स आगे की ओर लगता है उतना ही फोर्स पीछे की ओर ही लगता है। ओके फ्रेंड, जैसे यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, देखिए, प्रणोदक दहन, जब गैस को नीचे की ओर जितनी गति से पीछे आती है, उतनी गति से हमारा प्रक्षेपण यान ऊपर की ओर उड़ता है। ओके फ्रेंड, तो ये न्यूटन की थर्ड लॉ पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी तकनीक का विकास मूलतः दो संदर्भों में देखा जा सकता है। इसका जो तकनीक में जो मूल संदर्भ है, जो मेन पॉइंट है, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसमें पहला पॉइंट है, रॉकेट कितनी ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये हम लोग गौर करते हैं कि रॉकेट कितनी ऊंचाई तक सक्षम है जाने में, और रॉकेट कितने बड़े उपग्रह को ढोने में सक्षम है। देखिए, सबसे पहले बात, रॉकेट में दो चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को। ओके, कि कितना ऊंचाई तक जा सकता है। ओके, हाइट, और दूसरा है भार, वेट, निट भार भी बोलते हैं इसको, पेलोड भी बोलते हैं, कितना तक वो ले जा सकता है। ओके, ये ध्यान देने की बात है। ओके, चलिए देखते हैं भारत में परमोचन यान कितने प्रकार के हैं और कौन कौन सा है। देखिए, 5 प्रकार के कार्यरत हैं, जिसमें दो जो प्राथमिक स्तर के हैं, मतलब प्रायोगिक स्तर में थे, एसएलवी, एएसएलवी, उसके बाद है पीएसएलवी, जीएसएलवी और आरएलवी। देखिए, एसएलवी का फुल फॉर्म यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नेट फ्रेंड। देखिए, एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, कभी कभी कोई छोटा मोटा एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है।
ओके फ्रेंड, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। जिससे सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, GSLV जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, RLV रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। इसका हिंदी अनुवाद भी हम लोग आगे देखेंगे ये नाम पे। ओके फ्रेंड, चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। SLV देखिए, हम बोले थे हिंदी में ही बताएंगे, तो हिंदी में हम यहाँ पे मेंशन करते जा रहे हैं, आप गौर करते जाइए। SLV को बोलते हैं सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में उसे बोलते हैं उपग्रह प्रमोचन यान। ओके, SLV पहला भारतीय प्रायोगिक उपग्रह प्रमोचन यान था। देखिए प्रायोगिक है, ओके, ये सब प्रैक्टिकली ही था, एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स था ये हमारा SLV। ये क्या था, 17 टन भारी, ओके, और 22 मीटर ऊंचे। SLV के सभी 4 ठोस चरण थे। मतलब ये ध्यान देखिए वो मतलब कितने चरण में था, इसका इंजन जो था 4 चरण में था, और सारा चरण जो है ठोस चरण ईंधन था, मतलब ईंधन प्रयोग किया जाता था। जब 40 किलोग्राम देखते हैं, 40 किलोग्राम का नितंबार को निम्न पृथ्वी कक्षा LEO लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में ये सक्षम था हमारा SLV। ओके फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा, ये निम्न LEO लो अर्थ ऑर्बिट। ओके, SLV के विकास अगर देखें तो कैसा महत्वपूर्ण है, किस बात पर है, नहीं है, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्लियर होता है। SLV का विकास दूरी और भार क्षमता के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण नहीं रहा, ये हमारे दूरी और भार क्षमता ज़्यादा ले जाने में सक्षम नहीं रहा, लेकिन हमारे आगे के भावी विकास, भावी भविष्य फ्यूचर में जो हम संभावना को ना वो जागृत कर दिया हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग अगर अच्छा रहता है ना तो उसी का मतलब उसी में और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम आगे अच्छा कर सकते हैं। जैसे ये आपके क्या था, 17 टन तक ले जा सकता था, पर यही था कि ये 40 kg तक के नितंबार मतलब पेलोड को ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, LEO तक के ले जाने में सक्षम था। ओके, और 1980 में SLV के सफल प्रमोशन से रोहिणी नामक सुदूर संवेदी उपग्रह को LEO वही देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया, मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया। देखिए इसका जो लिस्ट है अभी तो बंद हो गया ना, ये SLV स्टैटिक प्रायोगिक स्तर पे एक्सपेरिमेंटल स्तर पे हम प्रयोग किए थे। जैसे SLV देखिए पहला सबसे पहला यहाँ पर देखिए आप पीछे से, ये तो लेटेस्ट ऊपर है, नीचे से आइए देखिए 4 नंबर SLV 3E1 अगस्त 10 1979 में किया था, जो कि मिशन अनसक्सेसफुल था। ये ट्रायल जो है हमारा फेल हो गया था, रोहिणी टेक्नोलॉजी ही इससे भेजे थे। ओके, फिर रोहिणी सेटेलाइट को भेजते हैं हम लोग SLV 3E2 से जुलाई 1980 में। ओके, जो कि ये सफल है, ये भी सफल है, ये भी सफल है। देखिए SLV 3D1 SLV 3 जो लास्ट यही था। ओके, SLV लॉन्च। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ASLV संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान, मीन्स ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके फ्रेंड, भारत का दूसरा ये भी देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रमोचन यान है। ओके, प्रायोगिक। पहला था SLV, दूसरा था ASLV, उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, थोड़ा विकास किया गया। ओके, या 5 चरणों का उपग्रह प्रक्षेपण यान था। देखिए इसमें 5 चरण था, उसमें 4 चरण था, इसमें 5 चरणों का उपग्रह प्रमोचन यान है। इसमें भी क्या, सभी चरण में ठोस ईंधन का ही उपयोग किया जाता था। ओके, सॉलिड ईंधन का उपयोग किया जाता था। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए यहाँ या जो है ना 150 kg के उपग्रह को, देखिए ये 40 kg था वो, तो ये 150 kg उपग्रह को 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर सकता है। ओके फ्रेंड, इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 1987 में, जिसके द्वारा SROSS-1 नामक सुदूर संवेदी उपग्रह को कक्षा में स्थानांतरित किया गया था। ओके, ये सब महत्वपूर्ण है, बस ये प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल स्तर पे है, पर ये उतना भी हमारा जो है ना ये सफल नहीं रहा। जैसे देखिए इसके द्वारा जो चार्जर लॉन्च किया गया वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले 1987 में SLV D1 जिससे SROSS-1 भेजा गया, फिर SROSS-2 भी भेजा गया। दोनों ही मिशन अनसक्सेसफुल रहा हमारा, जो 88 में भेजा गया, फिर 92-94 में भेजा गया ऐसे ASLV D3 और D4 से। देखिए D3 और D4 से SORC RC2, जो कि ये सफल रहा था। ओके फ्रेंड, फिर ASLV के बाद हमारा आता है PSLV। ओके फ्रेंड, देखिए ये SLV के बाद जो आया ये PSLV, या भारत का पहला कार्यरत उपग्रह प्रमोचन यान है। वो दोनों क्या था, हमारा प्रायोगिक था, एक्सपेरिमेंटल था, पर ये हमारा वर्किंग उपग्रह प्रमोचन यान है। ओके,
पहला तो ये याद रखिएगा, पहला जो पूरा पूछा PSLV बोलिएगा, प्रमोशन यान मतलब जब कार्यरत पूछेगा तो आप PSLV बोलिएगा। ओके, PSLV मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन यान। यह क्या 4 चरणों की प्रमोशन यान है। ओके, ये 4 चरण है। इसमें पहला और तीसरा चरण में ठोस ईंधन है तथा दूसरा और चौथा में तरल ईंधन है। ओके फ्रेंड, ये फोटो के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाएंगे इसका क्या फीचर्स है, ये इसमें कौन कौन सा ईंधन है, किस स्टेज में क्या है। भारत का अब तक का सर्वाधिक सफल प्रमोशन यान इसे ही मानता है PSLV को, जिसे हम लोग इसरो का वर्क हॉर्स भी कहते हैं। ओके, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है इसे। ओके फ्रेंड, साथ ही ये क्या है 1750 kg के उपग्रह को देखिए 1750 देखिए बढ़ रहा है ना। SLV में देखिए, फिर ASLV में देखिए अब 150 kg, फिर यहाँ देखिए 1750 kg के उपग्रह को हम 600 किलोमीटर ध्रुवीय कक्षा में प्रमोचित कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, गौर करने वाली बात है यहाँ पे। बढ़ते आगे देखिए हमारा बढ़ते जा रहा है, हमारी कैपेसिटी ही बढ़ते जा रहा है प्रक्षेपण यान का या प्रमोचन यान जो भी आप कह लें। या 1425 kg के उपग्रह मीन्स उपग्रह मतलब सेटेलाइट है। ओके, को GTO तक प्रमोचित कर सकता है। ओके, पोलर ऑर्बिट तक ये 1750 kg उपग्रह को ले जा सकता है। ओके, वहीं ये जो है ना 1425 kg के उपग्रह को अब GTO तक ले जा सकता है। ओके, GTO तक ले जा सकता है। ओके फ्रेंड, साथ ही इसका प्रथम सफल परीक्षण 1994 में किया गया था, जिसके द्वारा IRS ओके शुद्ध समुद्री उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया था। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिए IRS को किया गया था। PSLV के द्वारा कई ऐतिहासिक परीक्षण किए गए, कौन कौन सा किए गए, चंद्रयान 2, मंगलयान, INS उपग्रह आदि। INS एक सीरीज है जो चला रहा है, जो इंडिया का अपने सैटेलाइट के बारे में वो क्या बोलते हैं जैसे GPS है उस तरह का ये किया जा रहा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, इसके अलावा क्या वर्तमान PSLV को दुनिया का सबसे सर्वाधिक भरोसेमंद उपग्रह माना जाता है। ओके, ये इंडिया अब क्या ये बिजनेस लेवल पे भी उतर चुका है। हमारा इंडिया के साथ साथ ये विदेशों का भी उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित करता है। ओके, इसके द्वारा PSLV के द्वारा अब तक जो है ना, अब तक PSLV जो है अब तक 25 से अधिक देशों से 250 से भी अधिक क्या बोलते हैं उसको उपग्रह को प्रमोचित कर चुका है। वो भी व्यावसायिक अनुबंध के तहत करता है। ओके, बिजनेस डील के तहत ही इसका होता है। देखिए PSLV के संस्करण के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए हमारा जो PSLV-G, PSLV-C या PSLV-XL है, ये हो गया कोर एलॉन जिसे बोलते हैं कोर एलॉन, ये जेनेरिक हो गया, ये एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। देखिए हमारा PSLV-G में क्या है, ये रॉकेट 4 स्टेज में तो है रॉकेट है, साथ में ये जो है ना ये 6 स्टेप ऑन होता है। ये 2 शो हो रहा है, 2 पीछे 2 आगे, इधर तो गोल आप देखिएगा रॉकेट में। अगर डिजिटली फोटो में या वीडियो में देखिएगा तो वो साफ दिख जाएगा। आप इसरो के साइट पे भी जाके इसके फोटो को अच्छे से समझ सकते हैं। 6 स्टेप ऑन मोटर्स लगा था जिसको SO हम बोलते हैं। ओके, इसमें साइड से 1 2 3 4 लगाया हुआ है। फिर देखिए ये इसमें भी 4 स्टेज है, PSLV-C है कोरेलॉन में भी, पर इसमें क्या स्टेपन मोटर्स नहीं है। ओके फ्रेंड, फिर देखिए 6 SOM, इसमें भी स्टेपन मोटर लगा हुआ है, एक्स्ट्रा लार्ज में भी ये इसमें एक्स्ट्रा लार्ज में लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या इसमें जो है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा जो ये दिया हुआ है, इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग होता है। अभी हम बताए थे पहला और तीसरा में ठोस ईंधन होता है, मीन्स पहला और तीसरा में ठोस मतलब सॉलिड ईंधन, वही दूसरा और चौथा में लिक्विड ईंधन होता है, तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए PSLV का लेटेस्ट प्रमोशन को आप देखिए तो सबसे लेटेस्ट जो हाल ही में किया गया था, अभी तो कोरोना का अफेक्टेड है तो अभी ये काम भी रुका हुआ है लगभग लॉन्च। देखिए ये सबसे लास्ट अभी हमारा जो अभी हुआ हाल में 11 दिसंबर 2019 को किया गया PSLV-QL के द्वारा। ओके, कौन सा PSLV-C48। देखिए 50 सीरियल नंबर 50 क्यों लिख रहा है कि 2 मिशन अनसक्सेसफुल हुआ है PSLV का मात्र। ओके, रीसेट ये भेजा गया, कार्टोसेट 3 मिशन, C46 मिशन, इमेसेट मिशन, हाइसस मिशन, ये सब हाल का प्रमोशन है।
हाल ही में प्रक्षेपित किया गया ये सब, मतलब ये 2 साल का ही है। ओके फ्रेंड, आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। ओके, वाह, यहाँ से देखिए कार्टर से 2 सीरीज़ 18 में ये 18 में, फिर 19 में ये 3-4 लॉन्च हुआ, 20 में अभी तक एक भी लॉन्च नहीं हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। GSLV, तो क्या, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। यह एक ऐसा रॉकेट है जो 2500 kg वज़न वाले, देखिए उसमें था 1750, इसमें 2500 वजन। देखिए कैपेसिटी बढ़ते ही जा रहा है, साथ ही हम डिस्टेंस में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में। ओके, इसको भूस्थितिक कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। ओके, जियो सिंक्रोनस जो बोल रहे हैं हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको भूस्थितिक कक्षा तक हम लोग इसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, साथ ही यहाँ देखिए आप, यह कक्षा पृथ्वी से 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ये ऑर्बिट के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो ला देंगे आपको। सर ऑर्बिट के बारे में बता देंगे, क्या डिस्टेंस है, क्या मेजर है, वो हम आपको बता देंगे। अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम इसके बारे में विस्तार से आपको बता देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। ओके, इसके अलावा GSLV 5 टन वजन वाले उपग्रह या विभिन्न उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में भी स्थापित कर सकता है। देखिए 2500 kg तक को तो ये भूस्थितिक कक्षा में स्थापित कर सकता है, परंतु 5 टन वजन वाले को ये भू कक्षा में स्थापित कर सकता है, अर्थ ऑर्बिट में, निम्न अर्थ ऑर्बिट में आसानी से स्थापित कर सकता है। ओके, यह रॉकेट 3 चरणों का था। ये देखिए इसमें 3 चरण होते हैं। ओके, ये कहते हैं PSLV में 4 चरण था, SLV में 5 चरण था, और SLV में क्या था हमारा 4 चरण था। यहाँ पर देखिए पहला चरण में क्या, ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो पहले चरण में ठोस ईंधन में STBP का प्रयोग करते हैं। एक मिनट, STBP का प्रयोग करते हैं। STBP मीन्स हो गया हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग करते हैं, जो कि ठोस ईंधन। ओके, दूसरे चरण में द्रव ईंधन या लिक्विड का प्रयोग करते हैं, जो कि है UDMH तथा नाइट्रिक एसिड। UDMH आपका हो गया अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। ओके, साथ ही नाइट्रिक एसिड जो है N2O4। ओके फ्रेंड, तीसरे चरण में हम क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, ये 3 हो गया, ये 3 ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो लॉन्च टिल डेट तक देख लीजिए आप। इसका लास्ट जो GSLV हुआ मार्क 3 का लॉन्च हुआ है, उससे पहले ये सबका यहाँ तक हुआ है। GSLV F11 जिसको GSAT 7A मिशन बोलते हैं, वो किया गया यहाँ पे। पेलोड था इसके साथ 7A, 6A, 9, INSAT 3D, GSAT, ये सबको हम किए हैं। देखते हैं GSO में ही किए हैं, 2 को ये किए हैं GTO, मतलब जो है यहाँ ट्रांसफर ऑर्बिट है ये GTO। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। GSLV के संस्करण देखिए, मार्क 2 और मार्क 3 के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए 1S 2S। ओके फ्रेंड, मतलब ये जो है 1S मतलब ये सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक इंजन। ओके, यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन CE 3.5 यूज किया गया था, विकास इंजन जो कि हमारे PSLV में यूज किया गया है। ओके, PSLV पे आधारित है हमारा सेकेंड जो स्टेज है इसका। साथ ही इसमें 4 स्टेपर मोटर्स भी लगे हुए हैं। इसमें देखिए GSLV मार्क 3 में क्या डिज़ाइनिंग का गजब है, ये ज़्यादा ही पावरफुल है, कैपेसिटी भी इसका ज़्यादा है। इसमें जहाँ CE 7.5 का क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का प्रयोग किया गया, वहीं पे CE 20 का यूज किया गया। जहाँ ये रूस से संबंधित है, वहीं ये पूर्णतः भारतीय है। इसमें भी देखिए स्टेपर मोटर के जगह पे इसका क्या है, 2 स्टेज 1 जो है वो 2 पार्ट में है। ओके, ये 1, 2 सॉलिड है, ये फिर लिक्विड है, ये क्रायोजेनिक इंजन है। ओके फ्रेंड, चलिए क्लियर। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या है आपका सॉलिड है, 200 टन तक ये ले जाना, यहाँ पे 200 टन तक ये रहेगा फ्यूल। साथ ही लिक्विड जो है आपका 2 में सेकेंड स्टेज में 110 टन तक, इसको कोर स्टेज भी कहते हैं।
और यहाँ पे जो ये सी है 25 अपर स्टेज बोलते हैं, जो 25 टन तक लेके चला जाएगा इंजन। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जैसे मार्क 10 का लॉन्च स्टिल डेट। ओके, इसका लेटेस्ट देखिए चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ओके, जैसे मार्क 10 जिसे चंद्रयान 2 मिशन भी कहते हैं। ओके, उससे पहले हम 18 नवंबर 18 में किए थे। जीसैट 29 मिशन का नाम था। मार्क 3 D1 D2 से ही किए थे, जिसे 29 फिर जीसैट 19 का किए थे। उससे पहले 2014 में किए थे क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट किए थे। ओके, जिसे केयर नाम दिया गया था, केयर मिशन। ठीक है, LBM-3 बोलते हैं। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। लेटेस्ट जो लॉन्च है वो भी हम लोग देख लिए। साथ ही ये क्या है SLB, क्या है GSLV, क्या है PSLV, क्या ASLV, सब देख लिए। अब बच गया हमारा जो बचा है वो है हमारा RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ओके फ्रेंड, ये उससे पहले हम जान लेते हैं क्रायोजेनिक इंजन क्या है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक अत्यंत जटिल है। ओके, लेकिन यह अत्यधिक प्रणोद पैदा करता है, जिससे अंतरिक्ष में लंबी दूरी, देखिए ये अत्यधिक प्रणोद, अत्यधिक एनर्जी ये क्रिएट करता है, जनरेट करता है, जिससे ये लंबी दूरी तक तय करता है। ओके, बस यही है, इसका टेक्नोलॉजी थोड़ा जटिल है। ओके, इस प्रणाली की सटीकता अत्यधिक है, क्योंकि इस पर उच्च स्तरीय नियंत्रण प्राप्त किया, इस पर नियंत्रण भी ज़्यादा है, आसानी से किया जा सकता है। साथ ही इसका सटीकता जो होता है ना, निशाना, एम, गोल, वो जो टारगेट है वो ज़्यादा ही सटीक है। ओके फ्रेंड, साथ ही देखिए -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। देखिए -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। ओके, क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को। ओके, इस तापमान पे क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, इस जो इंजन है इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है वो तरल बन जाता है। ओके, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तरल ईंधन जलने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन 4.4 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार मिल जाती है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। लिक्विड में चेंज होने के बाद क्या होता है, हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका स्पीड जो है उसको बढ़ जाती है, 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड उससे मिल जाती है, रफ्तार मिल जाती है। ओके फ्रेंड, ये हमारा क्या चुनौतीपूर्ण है। इसमें मतलब होता है ना, एनर्जी को उत्पन्न करना, प्रणोद को पैदा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, पर यह बहुत ही ज़्यादा ही सही है हमारे प्रक्षेपण यान को ले जाने के लिए, इस इंजन को। ओके, इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, जैसे रूस से संबंधित है, वो हम लोग कभी बाद में आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। नहीं तो यहाँ पे बताने से लंबा चला जाएगा, छोड़िए इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रायोजेनिक इंजन आप समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ओके फ्रेंड, देखिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो RLV है, इसे हिंदी में बोलते हैं पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान। यह अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्ण पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। ये क्या है, ये लॉन्च व्हीकल्स बनाया गया किस पर्पज से, जैसे हमारा इससे क्या होगा, आर्थिक रूप से तो बहुत बेनिफिट है, खर्च बढ़ जाएगा। क्या होगा, ये जाएगा अंत में सेटेलाइट छोड़ के फिर वापस आ जाएगा। ओके, यह वायुमंडलीय घर्षण के प्रभाव और लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के प्रभाव से गुजरता हुआ किसी हवाई पट्टी पर वायुयान की तरह उतर सकता है। देखिए, इसे लैंड कराने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। इसे पुनर्प्राप्ति करने के बाद इसमें कुछ आवश्यक बदलाव कर दोबारा इसे भेजा जा सकता है। ओके फ्रेंड, साथ ही इसके विकसित होने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। इससे क्या होगा, प्रमोशन यानी का खर्च भी जो है लगभग 10% रह जाएगा मात्र। इसके प्रयोग से क्या होगा, भारत में कम खर्चों पे यह अंतरिक्ष मिशन को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही विश्व अंतरिक्ष बाजार में सस्ती प्रमोशन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगा तो हम इंडिया में आर्थिक समृद्धि भी आने की संभावना है। ओके फ्रेंड, और अंतरिक्ष पर्यटन को भी बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए देखिए फोटो के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा है RLV TD। ओके, इसमें क्या है, देखिए ये जो सेक्टर है ये हमारा जाएगा पूरा, इसे इसमें सेटेलाइट है इसे छोड़ देगा, ये हमारा फिर वापस हमारे अर्थ पे आ जाएगा। ओके, इसे बोलते हैं RLV, क्योंकि यही वापस आएगा, इसे बोलते हैं
S9 बूस्टर। ओके, फिर देखिए ये तो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो हम लोग देखिए ये ख़त्म हो गया। इसके अलावा हमारे चैनल पे आप इंडियन इकोनॉमी बेसिक, इंडियन पॉलिटी बेसिक, हिस्ट्री डिवीजन प्रोग्राम, हिस्ट्री ऑप्शनल, डेली करेंट, डेली एमसीक्यू, साथ ही साथ हम बीपीएससी का स्टैटिक भी चलाया जा रहा है हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे, सब्जेक्ट वाइज भी, मिक्स भी, फिर करेंट बेसिस पे। ओके फ्रेंड, ये सभी सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप